warm welcome to all our viewers. I am your host साक्षी मांडवाल और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ who is an artist who specializes in all forms of arts, whether it is traditional, whether it is modern or whether it is abstract. He proudly defines himself and likes to be called as a person who can bring any kind of life on the canvas he paints. I am talking about विक्रांत कार्यकर्ते। नमस्कार विक्रांत जी, आपका हमारे शो में इस बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। विक्रांत जी, सबसे पहले तो आज इस बातचीत की शुरुआत मैं इस बात से करना चाहूंगी ये पूछकर कि आर्ट आपकी जिंदगी में कैसे शुरू हुई? हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम एन आर्टिस्ट एंड व्हाई इज आर्ट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू? नमस्कार। अभी इतना मतलब लॉकडाउन चालू है, पिछले साल 1.5 साल से लॉकडाउन लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अभी ये पूरा कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ है तो हालत ऐसे गंभीर है। एक आर्टिस्ट के लिए अभी मतलब प्लेटफॉर्म ही नहीं अवेलेबल, सब गैलरीज बंद है, होटल्स सब बंद है, तो कहाँ पे एग्जिबिट करवाए आर्टिस्ट, ये एक क्वेश्चन है आर्टिस्ट के पास। तो इस समय में अमृता मैडम ने एग्जीबिशन करने का मौका दिया और बोलने का भी मौका दिया, इसलिए मैं अमृता मैडम का और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और एग्जीबिशन करने का मौका दिया। तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि जब से मैं 2-3 साल का था तब से मैं ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में बनाता हूँ। वो भगवान की कृपा है मुझ पे, जिन्होंने मुझे सब आर्टिस्ट पेंटर के लिए जो भी पोटेंशियल लगता है वो इनबॉर्न मुझे उन्होंने दिया है। तो मैं जब से छोटा था, 2-3 साल का था, तब से मैं कागज़ लेके, पेंसिल लेके, स्लेट लेके उसके ऊपर मैं पेंटिंग्स करता था, ड्राइंग करता था, गणेश जी का पेंटिंग करता था, किसी भगवान का पेंटिंग करता था, शिवाजी महाराज का पेंटिंग करता था, कोई एनिमल बैठा है उसका पेंटिंग मैं करता था। तो ऐसे ही मेरे ज़िंदगी में पेंटिंग स्टार्ट हो गया, बचपन से ही पेंटिंग स्टार्ट हो गया। तो ये हुनर देख के मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे इस मेरे पेंटिंग्स में बहुत इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन दिया। मैं छोटा सा था तब से उन्होंने मुझे कई क्लासेस भी लगवाए। तो ऐसा पेंटिंग का जर्नी चालू हुआ जब से मैं छोटा 2-3 साल का था, तब से ये पेंटिंग मैं कर रहा हूँ। और मेरे सबसे पहले गुरु जो है उनका नाम है बिलगुंदी सर। तो मैं तब सोलापुर में रहता था, अभी पुणे में रहता हूँ। तो बिलगुंदी सर के पास मैं लगभग 4 या 5 साल तक था। तब जो संस्कार जो हुए मेरे ऊपर, तो वो बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए। अगर वो मैं उनके पास नहीं जाता था तो शायद मैं पेंटिंग कैसे किया जाता है, उसका क्या सेंस होना चाहिए, शायद उसके बारे में मुझे पता नहीं चलता या बहुत देर से पता चलता। लेकिन सर ने जो मुझे सिखाया वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है। तो सर के पास में 4-5 साल तक था। वहाँ पे खास करके मेमोरी ड्राइंग के बाद स्टिल लाइफ वगैरह ऐसा बहुत कुछ उनके पास मुझे सीखने को मिला। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में मुझे पता चला। तो वहाँ पे मैं जाता था, मेरी क्लास रहती थी, सैटरडे संडे रहती थी, छुट्टी के दिनों में कभी कभी रोज़ रहती थी। तो ऐसा ही पेंटिंग का सफ़र चलता रहा। बहुत कुछ मेरे गुरु से मुझे सीखना मिला कि एक आर्टिस्ट की नज़र कैसी होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट का देखने का व्यू कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मुझे पता चला। पेंटिंग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लाइफ में। मैं छोटा सा था तब से मैं आज तक मैं पेंटिंग करता रहा हूँ। तो पेंटिंग का बहुत ही महत्व है। पेंटिंग के अलावा मैंने कभी किसी चीज़ को चाहा नहीं, किसी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कभी। तो जो भी सोचा है बस पेंटिंग के बारे में सोचा है। पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंस है।
अगला सवाल विक्रांत जी मेरा आपसे ये होगा कि जब आपने बताया कि कैसे आप एक आर्टिस्ट बने, तो अभी तक का आपका सफर एज एन आर्टिस्ट, आपकी ये पूरी जर्नी कैसी रही है? थोड़ा हमें उस सफर के बारे में बताएं। मेरा अब तक का जर्नी जो है पेंटिंग से रिलेटेड, उसको बहुत एंजॉय किया है मैंने। अब तक का जर्नी बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे पिताजी ने फैसला लिया कि मेरा करियर पूरा अगर पेंटिंग में मैं करूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा उनको और मुझे खुद को भी मुझे भरोसा था। तो हमने ये डिसीजन लिया कि पेंटिंग्स को ही अपना, ये तो पैशन तो है ही मेरा, तो इसी में ही करियर किया जाए तभी बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इसीलिए हमने उन्होंने फैसला लिया कि मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाना है। तो आफ्टर 12th मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन मिल गई, और वहाँ पे जाके मुझे पेंटिंग्स के हर एक एस्पेक्ट के बारे में मुझे पता चला कि पोर्ट्रेट कैसे किया जाता है, लैंडस्केप कैसे किया जाता है, पिक्टोरियल पेंटिंग क्या है, स्टिल लाइफ कैसा है। इन सब जो अलग अलग जो वैरायटीज़ है पेंटिंग्स के, एब्स्ट्रैक्शन है, उसके बारे में कॉलेज में पता चला। और सबसे ज़रूरी बात है कि तब तक तो मैं पेपर पे काम करता था और पोस्टर कलर, वाटर कलर इस्तेमाल करके मैं काम करता था। लेकिन कॉलेज में जाके ऑयल कलर के साथ मेरी मुलाकात हुई, कैनवास के साथ मेरी पहचान हो गई। तो तब से मैं ऑयल पे और कैनवास पे मैंने एक्रेलिक के साथ भी मैंने काम करना शुरू किया। वहाँ पे भी मुझे ये सब जो पेंटिंग्स का जो डीप स्टडी है, वहाँ पे सब मैं सीखता रहा। तो कॉलेज से पास आउट हुआ मैं, तो मतलब एक एज एन प्रोफेशन चूज किया ये फील्ड को। तो वो बहुत ही उसमें मतलब स्ट्रगल रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है पेंटिंग में करियर करना, एज ए प्रोफेशन इसका चुनाव करना। तो ये बहुत ही स्ट्रगल की बात थी। तो अब इंजीनियर कोई बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उसको पास आउट होने के बाद कुछ ना कुछ तो जॉब मिलता है, डॉक्टर को जॉब मिलता है। इंजीनियर स्टूडेंट अगर पास आउट हो जाता है तो उसका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन पेंटिंग के फील्ड में ये कुछ करना, कुछ कमाना है, प्रोफेशन करना है, तो इसका बहुत डिफिकल्टी बहुत रहता है। तो इसीलिए मैंने एनिमेशन में मैं गया वहाँ पे। तो एनिमेशन में भी मैं 4-5 साल मैंने काम किया। तो एनिमेशन के कोर्सेज किए 2 साल मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट होने के बाद। तो पास आउट एनिमेशन का कोर्स मेरा 2 साल में पूरा हो गया। उसके बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए, वॉकथ्रूज के प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए। मुंबई नासिक रोड का जो हाईवे बना था, वहाँ का वॉकथ्रू का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था। मेरा टाउन सोलापुर जो है, वहाँ का मुझे कलेक्टर हाउस जो वहाँ पे बन रहा था, वहाँ का उस बिल्डिंग का वॉकथ्रू बनाने का काम, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था। ऐसे धीरे धीरे उसमें मुझे काम मिलता रहा। और मेरा कुछ कभी ऐसा, मैंने जॉब में कभी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि जॉब करना है, सुबह 11-12 से लेके 8 बजे तक जॉब करो। ऐसा कभी मैंने अपने आप को देखा नहीं, कभी अपने आप को मैंने सोचा नहीं था। तो एनिमेशन सीखने का पीछे मेरा हेतु जो था, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है और डिजिटल आर्ट जो है, मॉडर्न आर्ट, उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कैनवास और कलर्स के अलावा ये डिजिटल आर्ट भी एक होता है, वो भी सीखना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ पे मैं सीखा। लेकिन जितना दिलचस्पी मुझे पेंटिंग्स में है, पेंटिंग्स बनाने में जो मेरा जितना पैशन मुझे पेंटिंग्स बनाने में अच्छा लगता है, पेंटिंग बनाना जितना पैशनेट मैं हूँ,
उतना मुझे उस काम में दिलचस्पी मेरा कभी मन इतना लगा नहीं, तो फिर भी मैं करता रहा। तो मैंने एक मुकाम पे आके ऐसा डिसाइड कर लिया कि अभी ये एनिमेशन जो काम है वो बंद करके मैं पूरा का पूरा जो मैं मेरे दिल से चाहता था, मैं बचपन से चाहता था जो चीज़ जिसमें मुझे काम करना है, तो मैंने ऐसा फिर से सोच लिया कि अभी पूरा का पूरा फोकस पेंटिंग के ऊपर ही करना है, चाहे जो भी हो। तो मैंने पेंटिंग के ऊपर काम करना फिर से शुरू किया और एनिमेशन का काम 4-5 साल करने के बाद मैंने लगातार 2 साल पेंटिंग बनाई। मैं सुबह 10 बजे बैठता था, रात को 8-9 बजे तक मैं पूरा दिन भर मैं पेंटिंग करता था। तो इतना टाइम मैंने पेंटिंग नहीं किया था, तो वो जो मुझे करने की जो चाह थी वो सब पूरा मैंने वो 2 साल में किया। तो बहुत सारे मैंने पेंटिंग्स बनाए और 2 साल में लगातार अलग अलग वैरायटीज़ के ऊपर, अलग अलग एस्पेक्ट से मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं मेरे पेंटिंग्स बनाता रहा। और उसके बाद में मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हो गया पेंटिंग में। मुझे ऑर्डर्स आने लगे, किसी को कुछ पेंटिंग चाहिए, कोई हमारे कोई रिश्तेदार हो, कोई हमारे पहचान के हो, उनको कुछ पेंटिंग चाहिए, तो उनको मैं पेंटिंग्स देता रहा। धीरे धीरे पेंटिंग में भी मुझे काम मिलना शुरू हो गया, तो मैं काम करता रहा और खुद का भी काम करता था। और कुछ ऑर्डर आता है, किसी को कुछ पेंटिंग्स बना के चाहिए, वो भी मैं करके देता था। और बाद में एक अच्छी बात मेरे लाइफ में ये हो गई कि मुझे पूना ढोगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज हिस्टोरिकल म्यूजियम है, तो वहाँ का एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वहाँ पे मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला, द हिस्ट्री ऑफ गोवा इंक्विजिशन, द ब्लडीएस्ट हिस्ट्री ऑफ गोवा इंक्विजिशन। तो वो किताब मैंने पढ़ के पूरी हिस्ट्री गोवा की जो है वो मैंने पहले समझ ली, और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने पेंटिंग्स बनाए। वो 30 पेंटिंग्स थे मेरे। तो पोर्तुगीज जैसे आए भारत में, हमारे इंडिया में 14th सेंचुरी में आए, तो उन्होंने भारत में गोवा के ऊपर उन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया और अपना हुकूमत, अपना राज वो गोवा में करने लगे। और उन्होंने जो भी पोर्तुगीजों ने वो सब हिस्ट्री है, और कैसा हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उन्होंने पोर्तुगीजों को उनके खिलाफ फाइट करके कैसा गोवा को फ्रीडम दिया, वो काम था। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ के ऊपर पेंटिंग्स बनाने का मुझे अवसर मिला, तो वो भी काम मैंने किया। और फिर उसके बाद में गणपति प्लेइंग विथ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरा एग्जीबिशन मैंने किया, वो मुंबई में किया बजाज आर्ट गैलरी में। तो उसके पीछे का जो गणेश जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ये गणपति का पेंटिंग जो है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गणेश भगवान बजा रहे, तो उसका मुझे ये बात कहना बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा कि जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था तब मेरे पिताजी ने मुझे एक पेंटिंग बना के दिया था। तो वो पेंटिंग ऐसा था कि गणेश जी आगे के 2 हाथों से तबला बजा रहे और पीछे के 2 हाथों से ड्रम बजा रहे, ऐसा वो क्रिएटिव पेंटिंग था। तो तब से वो मेरे दिमाग में था। तो अभी वो बात मेरे दिमाग में बैठी थी, तो वैसा पेंटिंग मैंने फिर से किया। और फिर मुझे ख्याल आया कि सिर्फ तबला और ड्रम ये भी इतने के ऊपर क्यों काम करना है। तो बाद में मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर गणेश जी को दिखाने का मैंने तय किया। तो सितार के साथ, गिटार के साथ, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैंने गणेश जी को दिखाने चाहा, और ये मेरा एग्जीबिशन हो गया।
तो मैंने हर पेंटिंग के ऊपर काम करते समय बहुत ही एंजॉय किया मेरे काम को। और जो भी एनिमेशन के बाद में मैंने जो भी पूरा मेरा सफ़र रहा पेंटिंग्स का, तो हर एक ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। That's indeed been a very beautiful and a very inspiring journey, I must say, विक्रांत जी। मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी और आपसे ये पूछूंगी कि अगर हम आज इस एग्जीबिशन की बात करें जिसमें आपकी पेंटिंग्स लगाई जा रही हैं, जो आपने बनाई है, तो इस एग्जीबिशन में जो आपकी एग्जिबिट्स लग रही हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में बताना चाहेंगे? करंट एग्जीबिशन जो मैंने बनाया है उस थीम का नाम है फेसेस, द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो इसमें मैंने ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन का और नेचर का, जो रिलेशनशिप है, उसके ऊपर मैंने मेरे पेंटिंग्स बनाए हैं। तो जब से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक ह्यूमन का नेचर के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा, इसके ऊपर मैंने काम किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ह्यूमन लाइफ जब स्टार्ट हुआ तब नेचर में ज़्यादा इंटरफियर ह्यूमन ने कभी नहीं किया। तो ह्यूमन बहुत तब के टाइम पे खुश था, बहुत इंसान अच्छे से रहता था, बहुत खुशी से रहता था। अभी ऐसा माहौल हो गया है कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारा टेंशन रहता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो लगाव, इसका जो रिलेशन है, जो हम लोगों ने जो आज इतने पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। इसलिए आज हर एक की ज़िंदगी में थोड़ा ना थोड़ा टेंस कुछ ना कुछ तो रहता है। तो ये सब जो तरक्की हो गई इसका नतीजा है। मतलब मैं अपोज नहीं करता हूँ जो भी जो भी डेवलपमेंट हो रही, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो भी हो रही, वो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो वही जो रिलेशनशिप है उसको मैंने दिखाने का कोशिश किया है। तो शुरू के दिनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, और जैसे जैसे डेवलपमेंट सब होता गया, ह्यूमन अपना पहले तो गुफाओं में रहते थे इंसान, जब कोई वैज्ञानिक तरक्की भी हुई नहीं थी। जैसे जैसे तरक्की होते गई, मिट्टी से, पत्थरों से अपने हम लोग घर बनवाने लगे। व्हील के बारे में हमें पता चला, तो शुरू में बैलगाड़ी थी, किसी जानवर को लेके गाड़ियाँ बनने लगी, व्हील के बारे में पता चला। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, बसेस शुरू हो गया, टू व्हीलर्स आ गया, पहले तो साइकिल थी, बाद में टू व्हीलर आ गया। तो ये सब इतना डेवलप होने लगा। तो ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट का होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज़ को, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसके वजह से ये हुआ क्या कि सब तरफ आज पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए सब हवा जो है, एयर जो है, सब दूषित होने लगी, सब पोल्यूशन, हर तरफ पोल्यूशन होने लगा। इसलिए लोगों को आज ब्रीदिंग से रिलेटेड सब डिसीज होने लगे। अपना ज़िंदगी का टाइम भी कम हो गया। पहले तो 100 साल तक जीते थे लोग, अभी 70 तक जीते। तो ये जो इंटरेक्शन है, इसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इतना स्पॉइल हो रहा है आज के माहौल में नेचर, सब मतलब प्लास्टिक जो है, इतना कचरा हो जाता है प्लास्टिक का।
तो वो उसका विघटन नहीं होता है, वो समंदर में फेंक देते हैं सब। इंडस्ट्री का जो भी गंदा पानी तैयार होता है, केमिकल जो है वो समंदर में हम फेंक देते हैं। प्लास्टिक भी समंदर में चला जाता है, तो उसकी वजह से समंदर में रहने वाले जो जीव है, जो फिशेस है, वो भी मर जाते हैं उसकी वजह से। तो इसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर आता ही आता है। तो नेचर का एक लॉ है जो हम नेचर को देते हैं, वो नेचर हमें 100 गुना रिटर्न करता है। तो हमने अगर कोई अच्छी चीज़ नेचर को दी तो उसका 100 गुना अच्छा रिजल्ट हमें नेचर देता है। तो अगर हमने इस तरीके से पॉल्यूशन हमेशा करवाया, सब तरफ गंदगी करवाई, ये सब खराब किया, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही 100 गुना ज़्यादा हमको मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि कभी कभी मदर नेचर एंग्री हो जाती है इसके वजह से। कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी अभी मतलब कोरोना ये इसी का नतीजा है ऐसा मुझे लगता है। कभी सुनामी आ जाती है। तो जो हम नेचर को देते हैं, नेचर वही हमें रिटर्न करता है। ये मैं मेरे एग्जीबिशन के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं तो बैलेंस अगर बिगड़ जाता है ह्यूमन का और नेचर का, और नेचर का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो हमें भुगतने पड़ेंगे जरूर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंटिफिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो लिमिट होना चाहिए उसके ऊपर। अगर हम 10-15 एकड़ के 100 एकड़ में हम अगर नई टाउनशिप बनाते हैं, जंगल काट के, पेड़ काट के, पेड़ों को पौधों को काट के, तो ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन उसके जो काटा है तो अलग जगह पे हमको एक 100 एकड़ का जंगल नया बनाना भी चाहिए, तब ये बैलेंस ठीक रहेगा। और हमारा अगर और नेचर का बैलेंस जो ठीक रहे तो हमारी ज़िंदगी तो कुदरत ने, नेचर ने बहुत सुनहरा जीवन हमें दिया है, तो हम बहुत अच्छे से खुशी से हमारा जीवन जी सकते हैं। ये मैंने मेरे एग्जीबिशंस के थ्रू बताने की कोशिश की। अगर मैं आपसे ये पूछूं विक्रांत जी कि इन एग्जिबिट्स या पेंटिंग्स में से कुछ ऐसी पेंटिंग्स जो आपके दिल के बहुत करीब है या आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है और आपको इंस्पायर करती है, तो वो कौन सी पेंटिंग्स होंगी? अगर आप पूछते हो कि ये जो एग्जीबिशन है और इसमें का मेरा फेवरेट पेंटिंग कौन सा है, तो मैं एक पेंटिंग बताना चाहूँगा आपको। मदर नेचर उस पेंटिंग का नाम है। उस पेंटिंग में मैंने बादलों में मदर नेचर की आंखें दिखाई है, और नाक और होठों की जगह मैंने कमल दिखाया है। और एकदम पीछे जो है, जो पर्वत डोंगर जो दिख रहा है, उसमें मैंने इंसान का रूप दिखाया है। और वो इंसान इतने शांति से, खुशी से सो रहा है, ऐसा मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसके साथ जो रिलेशनशिप है इंसान का और कुदरत का, यानी नेचर का, तो वो उसको कितना अच्छा रिलेशन है। तो निसर्ग की छाँव में, बादलों की छाँव में, पेड़ों की छाँव में इंसान शांति से सोया है, अपनी शांति को महसूस कर रहा है इंसान। ऐसा मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसलिए ये मेरा सबसे फेवरेट पेंटिंग है। विक्रांत जी, जब हम बात करते हैं कि आप एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर हैं जो अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाते हैं, आपकी इतनी सारी पेंटिंग्स इस एग्जीबिशन में भी लगाई जा रही हैं, तो मैं ये पूछूंगी कि एज एन आर्टिस्ट आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढते हैं, या आपको कहाँ से अपना इंस्पिरेशन मिलता है कि उसको आप एक कैनवस पर उतारें? अगर इंस्पिरेशन के बारे में आप पूछती हो तो मैं ये कहूँगा कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ, शहर के बाहर, कहीं नदी के किनारे जाता हूँ, कहीं समंदर के किनारे जाता हूँ, कहीं
यानी नेचर में जो जाता हूँ तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, और शहरों में भी इंस्पिरेशन मिलता है, वैसा कुछ नहीं। तो नेचर से इंस्पायर होता हूँ। शहर में अलग अलग लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, सब मार्केट प्लेसेस है, स्टेशंस है, बस स्टैंड्स है, हर एक जगह पे हर तरह के लोग हमें मिलते हैं। वो लोग चाहे हम उनसे बात करें या ना करें, लेकिन वो लोगों के अंदर की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देती है। चाहे कोई कामगार हो, अपना अपना काम कर रहा हो, रास्ता साफ कर रहा हो, तो वो अपना काम कर रहा है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो, अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, तो वहाँ से भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मार्केट प्लेसेस में कोई सब्जी बेचता है, कोई अपना दुकान में बैठ के काम करता है, वो हर एक तरह का काम लोग करते रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। तो उन लोगों से मैं इंस्पायर होता हूँ। मेरे दोस्त जो है उनके साथ मेरा जो रिश्ता है, रिलेशन है, वहाँ से मैं इंस्पायर होता हूँ। हमारा ट्रेडिशन है, हमारे फेस्टिवल्स है, तो ये सब चीज़ें हमेशा एक एनर्जी देती रहती है। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, और सब कुछ यादें कुछ बन जाती है, कुछ यादें मन में रह जाती है, तो उन्हीं यादों को मैं अपने कैनवास के ऊपर उतारता हूँ। ये भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। और अपने देश में तो कितने महान कलाकार होके गए हैं। राजा रघुवर्मा जी है, हुसैन साहब है, पुणे के परांज पेशर है, और वेस्टर्न आर्टिस्ट भी बहुत हैं। उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और हर एक तरह फील्ड में जिन्होंने अपना खुद का मुकाम बहुत अच्छा हासिल किया है, उनसे भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। उनको देख के पॉजिटिव एनर्जी आती है। अच्छा काम करने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। तो ये सब इंस्पिरेशन आजू बाजू के मोहल्ले से, आजू बाजू के लोगों से, रिश्तेदारों से, मेरे दोस्तों से मैं इंस्पायर होते रहता हूँ। कई जर्नी अगर मैंने कहाँ पे जाके की तो कुछ यादें बन जाती है, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसा मैं इंस्पायर होते रहता हूँ, और वो इंस्पायर होके मैं काम करता रहता हूँ। तो काम करते हुए भी मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा इंस्पिरेशन हर रोज़ मिलता है, हर जगह से इंस्पिरेशन मिलता रहता है। चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग आदमी हो, चाहे हमारे दोस्त हो, तो हर एक से मैं इंस्पायर होता रहता हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा विक्रांत जी कि इतनी सारी पेंटिंग्स बनाने के बाद आज तक ऐसी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में कुछ बताएंगे? मेरा बड़ा बेटा जो है वो अभी 8 साल का है, और वो जब 4 महीने का था तो मैंने उसका पेंटिंग बनाया था। तो वो पेंटिंग मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है, अभी उसका जो 4 साल का बच्चा जितना खूबसूरत रहता है, कितना प्यारा रहता है, तो वो रूप तो अभी नहीं देख सकता हूँ मैं। वो अभी बड़ा हो गया और भी बड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे हर एक इंसान की शक्ल बदलती रहती है। तो वो जो छोटा प्यारा सा जो रूप रहता है, वो तो अभी पास्ट टेंस में चला गया, वो तो अभी देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कैप्चर किया है, वो मोमेंट जो मेरा 4 महीने का इनोसेंट बच्चा जो हंस रहा है, खेल रहा है, वो मोमेंट वो एंजॉय कर रहा है, और वो मोमेंट मैंने मेरे कैनवास के ऊपर कैप्चर किया, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए वो मेरा फेवरेट पेंटिंग है। विक्रांत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आपने इतना लंबा सफर तय किया है एज एन आर्टिस्ट, एज अ पेंटर, और वो सफर अपने आप में इतना खूबसूरत रहा है और साथ ही चुनौतियों से भरा भी रहा है।
तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो आप उस सवाल का क्या जवाब देंगे? मैं तो हमेशा अपने आप को पेंटिंग्स बनाते हुए देखता हूँ। तो पूरा लाइफ पेंटिंग ही करना है मुझे। तो भारत देश के हर शहर में मुझे मेरे एग्जीबिशंस करने हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे दिमाग में, तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मुझे काम करना है। और वो जब मैं पेंटिंग बनाऊंगा वो भारत देश के हर बड़े शहरों में, हर एक शहरों में मुझे वो शोज़ मुझे करने हैं। और एज वेल एज उसके बाद में वर्ल्ड वाइड भी मुझे पेंटिंग्स में मेरे पहुंचाना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड मेरे मैं शोज़ करना चाहता हूँ, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह पे मुझे मेरी आर्ट पहुंचानी है। ये मैं करना चाहता